में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। एक इंतहाई अहम हमारे साथ मेहमान। पहले मैं ज़रा कुछ रन डाउन आपकी खिदमत में बयान कर दूँ। वफाकी काबीना जो है वो क्या निगरान काबीना की ही तोसी है। इसके अलावा साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब पर जो है वो आर्टिकल 6 क्या लग सकता है, और वो भी कह रहे हैं जी वेलकम, लगाना है तो लगा दें। आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। मशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा है कि खान साहब को बाहर लेके, और PTI को पुरअमन एहतजाज की भी क्या इजाज़त नहीं होगी। जिस तरह हमने देखा कल 2 बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई, बाद में रिहाई भी होगी खोसा साहब की भी। और एक और मेरे साथ मौजूद हैं तजिया निगार एंकर जनाब, तो खबरकार भी मैं उनको कहूँगा, मुनीब फारूक साहब। आपका बहुत शुक्रिया। और हजूर आप तो छुपे रुस्तम निकले। आपकी ही ट्वीट मैंने देखी थी जनाब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब साबिक़ मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि उन्हें बहुत ही अहम ओहदा तफवीज़ किया जा रहा है, यानी वजारत दाखिला। हजूर ये बताएँ कि बाकी की पोस्ट पर क्या होने जा रहा है, और क्या हम ये देखें कि कुछ ज़रा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी लोग थे वो कुछ दाएं बाएं होते नज़र आते हैं। क्या व्हाट इज़ योर टेक, बल्कि व्हाट इज़ योर न्यूज़, बिकॉज यू आर द फर्स्ट टू गिव दिस न्यूज़। मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया गाई साहब, आपकी ज़रा नवाजी। अब गुजारिश है सर कि मैं आपके प्रोग्राम भी पहले कहता रहा हूँ, और कि ये जो अब निज़ाम आ रहा है ये हाइब्रिड प्रो मैक्स है, यानी इसके अंदर जो पाकिस्तान की मुक्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट की इनग्रेस जो है, और ज़्यादा प्रोमिनेंट इनग्रेस होगी। पहले तो होता था कि बहुत सारी चीज़ें टेसिटली की जाती थी, बिहाइंड द सीन्स होती थी, तो ये चीज़ें ज़्यादा खुलकर सामने आ रही हैं नेचुरली। तो अब उसके अंदर इम्पैक्ट नज़र भी आ रहा है। जहाँ तक वफाक की बात है तो वहाँ मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है कि वहाँ पर उनको इस वक्त जो निज़ाम है उसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी कोई ज़ाती इनपुट ना देना चाहते हैं, ना वो उसका भार उठाना चाहते हैं। और कुछ खबर भी ऐसी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो वफाक के मामलात हैं उनमें कोई इतना कीन इंटरेस्ट ले भी नहीं रहे। उनका फोकस ज़्यादा पंजाब पर और मरीम नवाज शरीफ साहबा की वजारत आला के ऊपर है। तो जो की पोस्ट्स हैं या जो ऐसे जो जगह हैं जहाँ पर जिनका ताल्लुक डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट से रहता है, GHQ से रहता है, उनके ऊपर GHQ के अपनी रिजर्वेशंस भी थी, और वो चाहते थे कि वहाँ पर मजबूत लोग आए, और वो लोग आए जिनसे लिएजॉन बेहतर हो। जो मोहम्मद औरंगजेब साहब के हवाले से हमने अब तक कंफर्म वही है कि वही बहसीत फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस आ रहे हैं। उनका ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब से बड़ा पुराना है, और शहबाज शरीफ साहब भी उन्हें जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब से इस हवाले से जब भी कभी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कभी भी, जाहिर बात है अपनी रिश्तेदारी की वजह से उन्होंने कभी मुखालफत नहीं की थी इसहाक डार साहब की, लेकिन समहाउ वन कुड डिड्यूस के वो उनके जहन में कुछ आइडियाज़ हैं, और परहैप्स वो आइडियाज़ हैं जो कि शायद इसहाक डार साहब नहीं सब्सक्राइब करते, और शायद वो कुछ नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हैंस फिर मोहम्मद औरंगजेब साहब का आना। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बात है तो मोहसिन नकवी साहब इस वक्त पाकिस्तान के बासर तरीन लोगों में से एक है, और उनकी जो ये अपॉइंटमेंट हो रही है एज फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, ये किसी सूरत भी मुस्लिम लीग नून की नॉमिनेशन नहीं है, ना ही उनकी ख्वाहिश है। बल्कि यहाँ तक ऐसा है कि जब ये बात सामने आई तो मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़ी शख्सियत के सामने जब ये मामला रखा गया कि जी ये मोहसिन नकवी साहब फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर होंगे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर वो तो PCB वाला मामला फिर एक ये ओहदा रखेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी वो दोनों ओहदे रखेंगे, और दोनों ओहदे मोहसिन नकवी साहब के पास ही होंगे। तो अब तक यही फाइनल है कि चेयरमैन PCB भी मोहसिन नकवी साहब होंगे, और वफाकी वजीर दाखिला भी मोहसिन नकवी साहब होंगे। अच्छा मुनीब भाई, एक और बात, ये जो वजारत खारजा की आपने बात की है, इसमें भी 2-3 लोग और भी हैं, तो इसमें कितना एक्टिव रोल होगा जनाब? हालांकि बहुत बड़ी वजारत है वजारत खारजा, आपको पता ही है, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ कितने मुअस्सर होंगे जनाब इसहाक डार साहब? देखिए, इसहाक डार साहब को दुनिया में लोग जानते तो हैं, और पाकिस्तान की अब जारी बात है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी कंटिजेंट हो गई हैं कि अगर आप IMF के पास जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि जी पहले जिन ममालिक से आपके बायलैटरल ताल्लुकात हैं, आप उनसे अगर आप फाइनेंसिंग लेनी है आपने, तो पहले उनको अपने साथ ऑन बोर्ड करें। अगर आप चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी पहले IMF को ऑन बोर्ड लें। तो जाहिर बात है जहां इन दोस्त ममालिक से भी कर्ज लेना है या रोल ओवर करवाना है तो वहां पर वजारत खारजा बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। तो ऐसी सूरत हाल में इसहाक डार साहब फाइनेंस को क्योंकि समझते हैं, उनका किरदार जरूर होगा और बड़ा मेजर किरदार होगा, लेकिन
मुझे लगता है कि जो जलील अब्बास जिलानी साहब का बताया जा रहा है कि उनको शायद वजारत खारजा के अंदर अहम पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि वो निगरान वजीर खारजा भी रह चुके हैं। अगर उनको लाया जाता है तो फिर इसका वाज़ेह मतलब ये है कि तारिक फातमी साहब वुड बी हेल्पिंग हैंड टू शहबाज शरीफ साहब। इसहाक डार साहब बीइंग इसहाक डार, वो फेडरल कैबिनेट के अंदर फेडरल मिनिस्टर होंगे, जबकि जो GHQ का लिएज़ॉन है वो जलील अब्बास जिलानी साहब के थ्रू होगा। अच्छा, एक और बात मैं आज पे आपका तजिया लेना चाहता हूँ। अब ये बताएं कि ये क्या एक सेंस है SIFC पे बनी, पहले हमने देखा और उसके बारे में लॉ मेकिंग भी हो गई, ये क्या एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का जो फेलियर था, जो इकनॉमिक मिसमैनेज तो है ना, आप देखें चाहे PTI देख लें, मुस्लिम लीग नून देख लें, PPP देख लें, एक कर्जे की, तो क्या ये अब एक सेंस है वहाँ मुक्तदरा में कि दे विल हैव टू फिक्स दी थिंग्स, ये सेंस है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और SIFC का क़याम भी इसीलिए किया गया था। और इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको एज सच इस वक्त जो भी डिस्पेंसेशन एक बन गई है, यानी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं कहता हूँ, अगर वहाँ गंडापुर साहब हैं, अब ठीक है उनके कानूनी मसाइल अगर आगे जाके निकलते हैं तो वो और बात है, लेकिन अब तक के मामलात में कि कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। और इस डिस्पेंसेशन से मूव ऑन वाली पॉलिसी है कि जी एक यूनिटी गवर्नमेंट टाइप सिचुएशन जिसके बारे में कहा भी गया था कि वो बन गई है, तो अब आगे चले। और मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि मुआशी टर्न अराउंड करे, तो वो मुआशी टर्न अराउंड के पीछे ही सारी ताकत लगाई जाएगी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि इसमें किसी तरह बेहतरी आए, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बेहतर हो, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो खराब हो रही हैं वो ठीक हो, पाकिस्तान में जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो सकती इनटू प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ तो फिर उनको बंद किया जाए, और बहुत सारे ले ऑफ्स होंगे, बहुत सारी चीज़ों को लिक्विडेट किया जाएगा शायद इन द टाइम्स टू कम। तो यही एक इस वक्त एजेंडा है जिसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी जोर लगा रही है। मगर हम अगर देखें तो जो कल खबर आ रही थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शायद छपी कि जी जो जहाँ से पैसा निकल रहा था, रेलवे लॉस मेकिंग तो है, मगर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ से पैसा, तो सबसे पहले तो प्राइवेटाइज, मुनीब साहब हम वही करते हैं, यानी यू प्राइवेटाइज दी प्रॉफिट एंड नेशनलाइज दी लॉस, ये इससे बच पाएंगे इस दफ़ा? अगर तो उनके अंदर स्टफिंग करनी है जी, लोगों की नौकरियां देनी है वोट लेने के लिए, तो फिर तो काई साहब आई एम सॉरी, वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन, और फिर कोई फायदा नहीं होगा। अगर इनको ये लालच खत्म कर दी जाए कि इनको जी लॉस मेकिंग एंटिटीज से हमने तब्दील करना है, और इनको ये सिर्फ देखना ये है कि अगर ये काबिल है इसके कि इन्हें चलाया जाए फाइन, अदरवाइज इनको प्राइवेटाइज किया जाए। अगर तो ये चीजें हुई और इतनी स्मूथली होगी तो फिर तो होगा, अदरवाइज तो फिर अगर उनमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया या ये करना पड़ गया कि नहीं जी ये फलानी जमात नाराज हो जाएगी या फलाना लीडर नाराज हो जाएगा तो प्राइवेटाइज ना करें, तो फिर तो मुल्क आगे नहीं चल पाता। अच्छा मुनीब साहब, एक और बड़ा अहम इशू सामने आ गया, इस पर आप तो चूँकि वकील भी हैं, ये फरमाइए कि आर्टिकल 6 पे लगाने की बात आ रही है, सदर आरिफ अलवी साहब किस हद तक इम्यूनिटी या क्या कहते हैं वो इम्प्यूनिटी होती है सदर अलवी साहब, ये किसी सदर को भी, या क्या ये भी एक नई तारीख रकम हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए जो इम्यूनिटी है वो उसका ताल्लुक ऐसे है कि जो सिविल नौयत के केसेस होते हैं उनके हवाले से प्रेसिडेंट को ड्यूरिंग इस टर्म होती है, लेकिन कुछ चीज़ें अब जो इवन कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके हवाले से तो सदर को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। इसी तरह जो आर्टिकल 6 है ये बड़ा सख्त कानून है, और अदालत ने बाकायदा तौर पर लिखा है अपने फैसले के अंदर कि जो आरिफ अलवी साहब ने किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ भी है, और वो अब बेसिकली क्लियर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो तहरीक अदम एतमाद के वक्त आर्टिकल 5 को इन्वोक करके कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, फिर अदालत ने उसके ऊपर डिटेल रीजनिंग भी अपनी थी, तो उससे तो क्लियर होता है कि आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब की डिक्टेट के ऊपर ये सब कुछ किया था, और ये कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत था और आइनी तौर पर गलत था, और वायलेशन थी कानून आइन की। तो आइन की वायलेशन तो अब बड़ी, क्योंकि वाइड स्प्रेड है, उसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया गया है, तो केस तो बन सकता है। डू यू सी एज एन एनालिस्ट कि दिस इज गोइंग टू हैपन इन फैक्ट, या इसकी कोई जरूरत है जहां इतने बड़े और चैलेंजेस हैं? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में तो अगर तो आपने प्रेसिडेंट सेट करने हैं तो 100 दफा करना शुरू कर दें, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑफिस एक हाईएस्ट ऑफिस है एज हेड ऑफ द स्टेट,
अगर उस ऑफिस को किसी सियासी मकसद के लिए कोई इस्तेमाल करता है तो उसमें दो चीज़ें हैं। उसकी फ्लिप साइड ये है कि सदर ने अपने जो आइन, अपना जो ओथ था उसको भी वायलेट किया, अपने पार्टी के इंटरेस्ट या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सामने लाते हुए उन्होंने एक काम किया, बावजूद इसके कि उनको पता था कि जो वो कर रहे हैं वो आईनी तौर पर बिल्कुल गलत था। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि शायद इस एक्सरसाइज की अब जरूरत नहीं है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और अगर मूव अहेड हमने करना है तो फिर तो ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ों को गलत गर्दान के अब लिख दिया गया है, वो वायलेशन थी और आरिफ अलवी साहब ने गलत किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको सजा भी इसमें दिलवाई जाए। कम से कम मेरा ये मौकफ है, बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं। ठीक। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात घूम रही है, इस बारे में भी आपकी इनसाइट क्या है कि ये कह रहे हैं 2 साल बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब की बारी आएगी और फिर शायद पीटीआई के जो आज़ाद हैं या जो अब उन्होंने नई पार्टी में ज्वाइन किया है, विद द हेल्प ऑफ देम देयर विल बी अ न्यू डिस्पेंसेशन। डू यू सी इट लाइकली, या ऐसा कोई अरेंजमेंट है आपके इल्म में है? बात यह है कि पॉसिबिलिटी तो हम किसी चीज़ की भी काजी साहब रूल आउट नहीं कर सकते, बट आज के वक्त में ऐसी कोई चीज़ ऑन द कार्ड्स है नहीं। इस निज़ाम को अभी तक, क्योंकि हमें देखें कल का तो नहीं पता, लेकिन अभी तक इस निज़ाम की जो टोटल जो ओनरशिप है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास है और वो ये निज़ाम चलाएंगे। जाहिर बात है सियासी एक्टर्स सामने हैं, उन्होंने अपना काम करना है, डिलीवर करके दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन जिस तरह से चीज़ें स्टिच अप हुई हैं तो जाहिर बात है पाकिस्तान की मुक्तदरा का इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर, बल्कि पिवटल रोल है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही चलेगा। हाँ, हमारे मुल्क में जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है वो ऐसी जमातें नहीं होती, ना ही बदकिस्मती से अवाम हो पाए हैं। वो हमारे मुल्क की सियासत के अंदर जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है वो गैर सियासी ताकतें होती हैं। तो जाहिर बात है अगर वो होंगे तो फिर तो हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आज हालात अच्छे हैं, क्या 2 साल बाद भी अच्छे रहेंगे, क्या 3 साल बाद भी अच्छे रहेंगे? नोइंग शहबाज शरीफ साहब वो लड़ाई लड़ने की पोजीशन में ना है, ना वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि सिर्फ आप अभी डिलीवर करें और कोई भी मामला, किसी भी इशू को अपनी टर्फ वॉर ना बनाएं। तो फिलहाल तो नहीं लगता कि ये कोई इंस्टेबिलिटी होगी, बट गॉड नोज सम टाइम डाउन द लाइन क्या हो। अच्छा, ये एक मैं शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ आपको मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, और फिर इसके साथ मैं सवाल भी आपसे करता हूँ। पहले ये काइंडली सुन लें, सुनाएं जी। 2018 में जब इन पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं, एंड इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, मुनीब साहब नोइंग मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को जो है वो भी बताया जाता है कि पावरफुल हलकों से बड़े मुस्बत उनके राब्ते भी हैं और तल्लुकात भी हैं। एक ये र्यूमर मिल भी चल रही है कि थोड़ी सी नरमी अब होगी इस तरफ भी, लेकिन चूंकि इसकी माखिज़ इसका चूंकि सोशल मीडिया है, तो मैं चाहूँगा मैं आपसे पूछूँ कि डू यू सी कुछ नरमी, कुछ बर्फ़ पिघलती थोड़ी बहुत नज़र आ रही है आपको पीटीआई के जो बानी है उसके हवाले से? काजी साहब, इसमें दो चीजें, अगर लॉजिकली, मैं अब खबर की बात नहीं कर रहा, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तो लॉजिकली देखा जाए तो हमने क्योंकि देखा मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं 2018 में, 2019 के एंड तक उनकी एहलिया की पहले वो फौत होती हैं, फिर उसके बाद उनकी 2019 के एंड तक चीजें स्टिच अप हो जाती है और एस्टैब्लिशमेंट उन्हें बाहर मुल्क से भिजवा देती है ये चीजें। तो अब अगर उस लॉजिक को देखा जाए तो इमरान खान साहब को 6-8 महीने हो चुके हैं अंदर, तो 2-4 महीने बाद हम सोच सकते हैं कि अच्छा यार कोई रास्ता निकलेगा और इमरान खान को कम से कम जेल से बाहर आने दिया जाएगा, या बेल हो जाएगी, या कुछ हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल तो बड़े ही बेहुदा तरीके से उनके हुए हैं, जो कम से कम लास्ट जो 3 हुए हैं। लेकिन जो बात जहां तक खबर की है उससे तो मुझे लगता है कि एज वी स्पीक आज के तारीख तक कोई तब्दीली नहीं है पाकिस्तान के रवैये में, कोई तब्दीली नहीं है पाकिस्तान की अप्रोच में टुवर्ड्स इमरान खान एंड पीटीआई। इमरान खान के साथ जो इशू हुआ है वो इसलिए इट्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बिकॉज जो उन्होंने किया है इमरान खान साहब ने, दैट वाज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज कंप्लीटली अनहर्ड ऑफ। और जो उन्होंने किया, जो कुछ ख्वाहिशात उन्होंने पाल रखी थी या उनके अंदर डेवलप हो गई कि मैंने आर्मी चीफ इनको नहीं लगने देना जनरल आसिम मुनीर साहब को, तो जब ये हुआ तो उसके जब वो बन गए आर्मी चीफ, तो 2 दिन बाद मैंने द न्यूज़ में लिखा कि विद द टाइटल बैक फ्रॉम द ब्रिंक, तो उसके अंदर जो चीज़ मैंने लिखी थी वो बड़ी क्लियर थी
वो मैंने उसको बड़ा क्लियरली लिखा कि जी क्या हुआ था उन दिनों में। सो अब अगर आप उसको बड़ा क्लियरली एवेल्युएट करें तो यही पता लगता है कि जी हालात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब का अभी तक वो मसला अपनी जगह मौजूद है, फिर ऊपर से 9 मई हो चुका है, उसका एक बोझ अभी तक मौजूद है। तो मुझे आई डोंट सी अभी कम से कम एज वी स्पीक अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल, एक खबर ये भी है कि 2 हल्के लाहौर के और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का भी खुलेगा, और अगर वो खुलता है तो शायद मतलब ये यूँ भी समझ लें, कुछ लोगों की शायद गलतफहमी है या खबर है कि वो शायद दोबारा से तशरीफ़ ले जाएँ। डू यू सी एनीथिंग मरियम साहबा के पंजाब में होते हुए? तो मुझे लाइकली नहीं लगता है मियाँ साहब यहीं ठहरेंगे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है आते जाते रहेंगे। उनके ऊपर ना को इस वक्त को पाबंदी है, बल्कि उनके साहबजादों के जो दायमी वारंट थे वो भी मुअत्तल हो गए। अब वो आएंगे, उनके बेटों के भी वो क्लियर हो जाएंगे मामलात। हम अगर थोड़ी चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखें तो जारी बात है, अब मेरिट को साइड पे रख के, अगर मेरिट को साइड पे रखें तो इमरान खान को जिस तरह सजाएं दिलवाई गई हैं वो कानून के हिसाब से तो बिल्कुल ही बेहुदा किस्म के मुकदमात और बेहुदा किस्म का ट्रायल था। मेरिट की मैं बात नहीं कर, लेकिन जो तरीक़ाकार था। इसी तरह जो मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात हैं उनमें भी चले वो एक था ही सिलसिला, उनको भी बाकायदा तौर पर एक अरेंजमेंट के तहत ही नॉकआउट किया गया था। लेकिन जहां तक बात ये हल्के खोलने वाली है, देखिए आईनी तौर पर तो हल्का उसी सूरत में खुल सकता है जो अदालत का हुक्म है, और वो है आर्टिकल 225 के आप इलेक्शन कमीशन जाएं, ट्रिब्यूनल जाएं, और या ट्रिब्यूनल में आपको दाल नहीं गलती तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो आइन के अंदर तो स्कोप बड़ा लिमिटेड है कि कोई सुपरा बॉडी नहीं बन सकती, कोई कुछ ऐसा नहीं है, आइन में मौजूद नहीं। हाँ, एक प्रेसिडेंट है जो जुडिशल कमीशन बना था, नासिर मुल्क साहब जब चीफ जस्टिस साहब थे। लेकिन अगर इस एक्सरसाइज को कोई दोबारा दोहराना चाहता है, और बात है हल्के इंडिविजुअली इसी कानून के तहत जो मैंने आपके सामने रखा है उसके तहत खोल सकते हैं। अच्छा, कल दो गिरफ्तारियां हुई सिग्निफिकेंट, कम से कम हम तो ये लॉयर्स जो कम्युनिटी है ये भी सो टू से इफ यू पार्डन मी अनटचेबल समझते थे हम, और ये तो बड़े बड़े नामवर लोग थे। तो क्या जीरो टॉलरेंस है अब हर किसी के हवाले से? कल बड़ा एहतजाज भी हुआ और अब उनकी शख्सी ज़मानत भी होगी। व्हाट इज़ दी फ्यूचर कोर्स? आप क्या देख रहे हैं अगर लोग एहतजाज करते हैं? एहतजाज काजी साहब लोग करते रहेंगे, बट आई फील के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिलसिला बस ये ठुक ठुक चलती रहेगी। 9 मई वाले स्टाइल का एहतजाज तो अब हो नहीं सकता। एंड आई फील के बस ये चीजें यहीं तक इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी, इसी के इर्द गिर्द छोटा मोटा शोर मचता रहेगा। अब कुछ और नई कोई बड़ी चीज मुझे नहीं लगता कि होने जा रही है। मुनीफ फारूक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन शो, और बहुत सी बातें और बहुत सी खबरें दे गए बैन सतूर भी और सतूर के बाहर भी। आप देख सकते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और अहम शख्सियात। सेनेटर जनाब रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे। अज़र सिद्दीक साहब माहिर कानून है, उनसे भी उनका इन चीज़ों का वर्जन लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, सेनेटर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। मैं ज़रा एक अनलाइकली सा आगाज़ करना चाहता हूँ। एक आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जब आपने आखिरी दफ़ा सर्व किया पाकिस्तान स्टील में, तो 8 अरब रुपए का आपने आखिरी प्रॉफिट पोस्ट किया था, in that way आपने प्रूव किया कि इट कुड हैव बीन रन सक्सेसफुली। आज हम इसे बेच रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आज बेचना ज़रूरी है या जिस तरह आपने जिस मॉडल पे चलाया था आज हम इसे चला के पैसा कमा सकते हैं इस मुल्क के लिए? जनरल साहब। जी अकाई साहब, बहुत मेहरबानी। देखें, ये जो होते हैं ना इतने बड़े अदारे, ये एक नेशनल एसेट भी होते हैं, और स्टील मिल जो है वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक बुनियाद फराहम करता है। और जब ये हमने टेक्नोलॉजी स्टील ली थी तो उस वक्त में ये समझा जाता था जैसे आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली हमने उस एसेट को लुक आफ्टर नहीं किया, और वो इतना बड़ा एसेट था जिसको देखे बगैर आपको यकीन नहीं आ सकता। मसलन 19,000 एकड़ ज़मीन है, मसलन ये कि उसकी अपनी जेटी है, मसलन ये कि वो कोस्टल बेस्ड है, मसलन ये कि उसके अंदर एक 100 बेड हॉस्पिटल है, 4000 क्वार्टर्स हैं, 110 किलोमीटर रोड नेटवर्क है, 72 किलोमीटर रेलवे लाइन है, उसके इंजन्स हैं, और 165 मेगावाट का पावर हाउस भी है। तो अनफॉर्चुनेट है, मेरे से पहले कर्नल अफजल मरहूम थे, अल्लाह उन्हें बख्शे, उन्होंने अपनी एफर्ट की तो कुछ इसका टर्न अराउंड शुरू हो गया, लेकिन लाइबिलिटी तकरीबन 8 से 10 अरब की उस वक्त भी थी जब मैंने 2004
जनवरी में इसको टेक ओवर किया। और फिर खुदा का करम उन अगले 3 सालों में हमने ना सिर्फ कि वो सारी लाइबिलिटी जीरो की, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट 18 अरब का हमने 3 सालों में कमाया। जो लास्ट आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और उसमें से 6 अरब गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया, चूंकि फिर लाइबिलिटी जीरो हो तो टैक्स वाजिब हो जाता है। और अल्लाह का करम है, जब मैं छोड़ के आया तो उसके पास 6 अरब का खाम माल, 6 अरब का फिनिश प्रोडक्ट्स और 10 अरब की नेट सेविंग बैंक में पड़ी थी 13 सितंबर 2006 को, और $1 भी हमने किसी को वो नहीं करते थे। तो अभी आप देखें कि ऐसा जनरल साहब, मैं एक बार फिर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एटलीस्ट यू प्रूव द पॉइंट, और ये आज भी प्रूव हो सकता है, मगर चूंकि आपका सियासी भी एक हवाला है तो अब मैं सियासत की तरफ आता हूँ, उसमें भी बड़ा आपका एक इलस्ट्रियस करियर है। ये एक तो कैबिनेट बन रही है और इसमें सेंस ये है कि कैबिनेट में इतना जो उसकी फॉर्मेशन में जो हिस्सा है, शायद पॉलिटिकल जो है डिस्पेंसेशन वो कम है। और एक अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले अपने मुनीर फारूक भाई से, तो वो कह रहे हैं कि ये प्रो यानी मैक्स हाइब्रिड प्रो मैक्स है। तो ये क्या इज़ इट ड्यू टू दी फेलियर ऑफ सक्सेसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, जिस तरीके से मिसमैनेज हुआ है? तो अब हमारे मुक्तदरा ये समझते हैं कि यार विल हैव टू फिक्स दी थिंग्स, ये सेंस है आपकी भी? जी देखिए काई साहब, मसला ये है ना कि आज हमें जो 3 बड़े चैलेंजेस है ना, वो तो एक मईशत का है और एक ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है, दहशतगर्दी के बड़ी कीमती जाने। आप हैरान होंगे कि 1947 से लेके अभी तक 20,000 शहादतें जो हुई हैं, सिर्फ उसमें 10,000 जंगों में हुई हैं, 3-4 जंगों में 10,000 ये टेररिज्म की वजह से हुई हैं। तो आपका दाखिला, आपका अच्छा फिर फॉरेन पॉलिसी में आप तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, खारजा और इकोनॉमी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसको हमें हर हालत में आगे लेके जाना है। तो उसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स या कुछ ऐसे लोग अगर लाए जाए जिनका कोई कोना मश्क हो, तजर्बा हो, या हम समझते हैं कि वो डिलीवर कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी हमेशा अपने लोगों को ही आगे करे। ये 2-3 जगह हैं, बाकी तो सियासतदान ही हैं। और उनमें से भी चुन के, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि पॉलिटिशियंस भी बड़े अच्छे तजर्बाकार अच्छे लोग मौजूद हैं। हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए ये वजारतें न बांटते रहे, कम से कम हो लेकिन पोटेंट लोग हों जो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी करके चीज को समझते हो, उनके शॉर्ट टर्म गोल्स हों, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हों। और उसको तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत जो है वो कोशिश यही करेगी कि इसको बेटर तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लें। अच्छा जनरल साहब, एक पोलराइजेशन भी पाई जाती है। देखिए ना, चौथा हमारा दौर है अनइंटरप्टेड जो है, पहली दफ़ा चौथी डिस्पेंसेशन हमारी डेमोक्रेटिक आई है सो टू से, लेकिन इतनी लड़ाई, इतनी गाली गलोच, इतनी नफरत जो है, ये इसका क्या हल है और ये क्यों है? देखें, ये बहुत बदकिस्मती है काई साहब। अल्लाह ताला ने ये अशरफुल मखलूक़ात बनाई ना, तो उसके अंदर ये एक तवक्को की जाती है कि इंसान एक बड़े दिल का होगा, एक बावकार होगा, एक अकोमोडेटिव होगा, एक कोऑपरेटिव होगा। तो आप अपनी ईगो से निकल के देखिए, मतलब है वो कहते हैं इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि शिर्क है, और उससे फिर बाद नंबर 2 पे है कि एरोगेंस है। देखिए, मैं अगर एक जगह के ऊपर हूं, तो अगर आज मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूं और अल्लाह ने इतना इज्जत दी है, सब कुछ दी है, तो ये सारी मेरी अपनी काबिलियत नहीं है, इसमें अल्लाह का सारा करम है। और अल्लाह ताला की ज़ात इंसानों को कई दफ़ा दे के और कई दफ़ा महरूम करके भी इम्तिहान में डालती है। तो हमें सर झुका के आगे चलना चाहिए। कोई भी बंदा बड़ा नहीं है, ये भी अल्लाह के इम्तिहानात हैं। तो मेरे ख्याल में रवैयों में तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन मैं अब 2 जरा कंक्रीट न्यूज़ की तरफ आता हूँ। एक तो जनरल साहब, इट विल बी अनप्रेसिडेंट अगर आर्टिकल 6 के तहत अलवी साहब को ट्राई किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं? एक तो एज अ पॉलिटिशियन भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ और एज अ जनरल भी, कि ये क्या ये इसको लाइकली है? और सेकेंडली, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये अपने सेनेट में ये कहा कि आम माफ़ी दी जाए, और जो बानी पीटीआई है उन्हें बाहर। तो आपको ये बातें लगता है कि ये मुमद्द मुआवन साबित हो सकती है इस तलखी को ख़त्म करने के लिए, और इनका कोई इम्कान है? या देखिए, आर्टिकल 6 का तो मेरे ख्याल में इम्कान नहीं है। अलवी साहब ने अपनी तरफ से जो कुछ भी किया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेट थी जो उन्होंने की, और मेरे ख्याल में इंसान का एहतसाब तो ज़रूर होना चाहिए।
आप अकाउंटेबल तो ज़रूर हों, अदरवाइज एवरीबॉडी गेट अवे विद इट। तो मेरे ख्याल में उनके पास अपनी एक्सप्लेनेशन होगी, कानून और आइन। अभी तो मैं देख रहा था कि वो कहीं बैरून मुल्क भी वो चले गए हैं। तो ये श्योरिटी है कि इंसाफ मिलना चाहिए, किसी को किस चीज़ का निशाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात ये है आम माफ़ी वाली। देखिए, ये बात तो ठीक है कि अफाम व तफहीम का माहौल पैदा करना है तो सबको इंसाफ मिले, लेकिन जिन लोगों की जो केसेस हैं वो उनको अदालतों के अंदर ही उनको उसकी माफ़ी मिल सकती है। यानी अगर आप उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए हुए हैं तो ये तो फिर बहुत बड़ी गलत बात है। आप देखिए जैसे नवाज शरीफ साहब अपने तौर के ऊपर उजलत में उनके ऊपर कितने केसेस बने, कितनी पेशियां हुई, तकरीबन 100 दिनों में कुछ 150 दफा उनको बुलाया गया और फिर वो आके अदालत में पेश हुए। अदालत ने सारा अपना पूरा प्रोसीजर किया। यही इमरान खान साहब को भी बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए और कभी भी विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलना चाहिए। लेकिन उनको भी चाहिए कि वो देखें कि इस हालत में वो क्यों पहुंचे हैं। आफ्टर ऑल ये माजी की सारी चीजें, बड़े बड़े गलतान किए, एरोगेंस, आपने वर्किंग रिलेशन भी नहीं रखा अपने अपोजिशन। अगर आप इलेक्टेड थे तो अपोजिशन के लोग भी इलेक्टेड थे, वो भी उनकी भी मैंडेट थी। आप यू कैन एग्री टू डिसएग्री, यू शुड हैव ए वर्किंग रिलेशन। फिर आपने कहा मैं पार्लियामेंट का बाइकाट करता हूँ, फिर आपने असेंबलियां तोड़ दी, फिर मतलब है कहाँ से कहाँ चीजें। फिर आपके इर्द गिर्द वो लोग थे जो मोर पाइस देन द पोप और आपको गलत गाइड किया। और आज भी कुछ वकला की टीम ऐसी है जो पैराशूट के साथ वहां आए हैं और वो उनको पता नहीं है कि सियासी मसलतें क्या होती हैं और किस तरह आगे चलना है। वो ना वकालत के अंदर आगे है। तो मेरा मतलब है कि उनको सोल सर्चिंग करनी होगी। ये लीडर से सारी चीज़ें नीचे जाएंगी और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करे उनको इंसाफ मिलना चाहिए, किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए और आई कैन अश्योर यू कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, बहुत कोना मश्क सहाफ़ी हैं, आपका इतना नॉलेज है कि ये हमारी आफियत और हमारी मुल्क के लिए बेहतरी यही है कि हम बदले न चुकाते रहें, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ टॉलरेंस हो और मिल के पार्लियामेंट में बैठ के मसाइल को हल करें। सड़कों के ऊपर आके जहां आपका राइट है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वहां आम सिटीजन का भी ये राइट है कि उनके बच्चे स्कूल जा सके, उनके पेशेंट हॉस्पिटल जा सके, उनके मुसाफिर जो है वो एयरपोर्टों पे जा सके या रेलवे स्टेशन पे जा सके। जब आप थ्रेट करेंगे वायलेंस की और जब उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे तो मसाइल तो फिर बढ़ेंगे, बिकॉज लोग गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि इस तरह की उलटबाजी ना हो। तो मेरे ख्याल में अभी हमें वायलेंस की सियासत से हट के पार्लियामेंट के अंदर अपने असूलों की बात करनी चाहिए। यू शुड डिफर और वो यही हमारी बेहतरी के लिए। अच्छा जल साहब, एक जो बड़ी मुश्किल बन सकती है, मैं चाहता हूँ कि इस मुस्लिम लीग नून का भी नुक्ता नज़र, क्योंकि बहरहाल एक बहुत बड़े हिस्से ने PTI को वोट भी दिया है, मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हैं, वो अब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। और एक और फैक्टर है जो बड़ा अभी छुपा हुआ है, वो ये है कि ये जो अगला हमारा प्रोग्राम $8 बिलियन का आ रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो टैक्सेस या कीमतें, दैट कैन बी अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। तो ये बेहतर नहीं है? क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ये दरवाजे खोलना चाहती है कि यार ये तलखियाँ कम करके ज़रा, अब हम गवर्नमेंट में हैं, इनको ज़रा करीब लाएं? जी हाँ, फॉर श्योर। देखिए, हमारे तो मुस्लिम लीग नून ने शुरू में पीपल पार्टी को भी रिक्वेस्ट की कि आपके नुमाइंदे, आपके मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि वो मिनिस्ट्रियों में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, कैबिनेट में भी मेजर डिसीजंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी, उनका जो मिजाज है वो मिलता है मियां नवाज शरीफ साहब से भी, उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, जरदारी साहब के साथ भी हैं, चूँकि वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ भी उस वक़्त तामन करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मिल के आगे चलना चाहिए, चूँकि IMF के और ये जो बैरूनी चीज़ें हैं ये सारी, और इवन कौमों की बिरादरी में हमारा मकाम भी तब बनेगा जब हम मुल्क के अंदर एक मजबूत, एक यकजहती के साथ आगे चलेंगे। दुश्मन तो इस बात में, अभी देखिए अफवाज पाकिस्तान पे इल्ज़ाम, रोग आर्मी, हल्ला गुल्ला, इस तरह के सोशल मीडिया पे आंसलाट, गंदे गंदे और फेक बहुत सी चीज़ें, अलार्म क्रिएट करने वाली वन साइडेड खबरें वो आती हैं कि ये जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक इसके लिए सर जोड़ के बैठना होगा। और ये बात ठीक है कि मैंडेट एक तहरीक इंसाफ को मिला, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कर रहे हैं।
उनकी एक सूबे में हुकूमत बन गई है, उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, असेंबली में सेनेट के अंदर उनके लोग हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि पोटेंट अपोजिशन होनी चाहिए। लेकिन ये हमारी कमजोरी है कि किसी पार्टी को भी बशमूल तहरीक इंसाफ और सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली, ना सिंपल मेजॉरिटी इनके पास पहले थी, तो अभी हमें आपको कोलेशन बनानी पड़ी। कोलेशन के अंदर आपको अपने कोलेशन पार्टनर्स को भी साथ लेके जाना होगा, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यानी आइडियली 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन सिंपल भी नहीं मिल सकी, तो वी हैव टू लिव विद इट। और जो लोग जमहूरियत के इस सिस्टम को लेना चाहते हैं, उनको फिर ये जमहूरियत के लवाजमात हैं कि आपको यू विल हैव टू लिव विद दिस, और फिर अपना इतनी अच्छी कार्रवाई करें कि आइंदा आपको सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी मिले और मुल्क फिर आगे चलता रहे। जनरल साहब, it is always a great pleasure to have you on the show and thank you for your very contribution। नाज़रीन, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारे साथ माहिर कानून अज़हर सिद्दीक़ साहब होंगे। ये जो वकला में भी थोड़ी सी एक तहरीक वगैरह जो है या नहीं है, और फिर जो गिरफ्तारियाँ भी होंगी इस हवाले से उनका टेक लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुमताज़ कानूनदान जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक़ साहब आपके वक्त का। हजूर, एक तो ये बताएं कि कल बड़े 2 वकला की गिरफ्तारी भी हुई और बाद में जो है उनकी रिहाई भी शायद शख्सी ज़मानत पर शायद नहीं बल्कि यकीनन हो चुकी। लतीफ़ खोसा साहब और सलमान अकरम राजा साहब, तो ये एक तो इस पर कमेंट फरमा दें कि गोया इस तरह लगता है कि ये पंजाब गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, एक ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आपको नज़र आती है, और वकला किस तरीके से अगर वो एहतजाज में जाते हैं तो कैसे अपना एहतजाज रजिस्टर करवाने का क्या लाया अमल है उनका। जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब। बहुत शुक्रिया। एक तो जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, ना सिर्फ ये गैर कानूनी है बल्कि बुनियादी हकूक़ के वायलेशन भी हैं। एक तो 144 यहाँ लगा नहीं था, कोई 144 का निफाज नहीं था, ये इलेक्शन के दौरान लगाया था, और वो भी वेपन कैरी करने के ऊपर लगाया हुआ था, और वो मैंने ऑलरेडी चैलेंज किया था। अब उसकी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी हुई है, और हम उस मामले को उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। जो असल बात समझने वाली है कि खोसा साहब का आपने टीवी फुटेज सारी देख ली कि वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में से उतारा है, उतार कर ले गए हैं, और कमाल की बात है वो पर्चा अलहदा दिया 290-91 का, और दहशतगर्दी का पर्चा अलहदा दे दिया तो उनके ड्राइवर पर, और गाड़ी उन्होंने अपना मकबूजा कर ली, कब्जे में ले ली अपनी। तो इसी तरह से सलमान अकरम राजा का भी सारा मामला देखें तो ये 290 और 291 तो बनता नहीं है। एहतजाज के लिए गए हैं और एहतजाज से आप रोक नहीं सकते हैं, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी तो 100% नजर आ रही है। इसका तो एक रेमेडी ले रहे हैं कि हमें या तो हमें सूनी तौर पर तो हमसे भेजा के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन शख्सी जमानत हो चुकी है, हम इसके अगेंस्ट डेफोमेशन में या मलेशियस प्रोसिक्यूशन में जाने का इरादा रखते हैं और इस मामले को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ जो बात है कि वोकला बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के सामने भी ये मामला रखा है कि ये तो मजाक हो गया है कि अब यानी पाकिस्तान में सिविल लिबर्टीज तो खत्म हो गई हैं। यानी यहाँ पर पहले तो पीडीएम 1.0 थी, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत उसी की कंटिन्यूएशन में पीडीएम 0.5 आ गई, उसके बाद अगली जो पीडीएम आई है वो पीडीएम 2 हाथ आगे आ गई है। यानी इस मुल्क में बुनियादी हकूक जिसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा था उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेंगे तो आर्टिकल 8 की खिलाफवर्जी होगी। तो ये वाला मामला वो सीरियसली बार एसोसिएशन बार काउंसिल देख रही है। इसमें जीरो टॉलरेंस उनकी नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस हम लोगों की होगी कि हम ये वाला मामला जो अब चल रहा है इसको हम ये छोड़ेंगे नहीं इस मामले में, और बड़ा सीरियस एक्शन लेने का हम इरादा रखते हैं। और बार काउंसिल या बार एसोसिएशन फ्रंट पे आकर इस बात को खेलेंगी। अब जरा सोचना ये है कि क्या, और यहाँ मैं तो रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के या बाकी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के ये जो कुछ भी हो रहा है कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अगर अदालतों ने जिम्मेदारी नहीं अपनी दे रही, अगर अदालतों ने अपनी ड्यूटी, मैं लफ्ज़ ड्यूटी का इस्तेमाल करता होता हूँ कि बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालतों को ड्यूटी अपनी पूरी देनी है, तो अभी तक तो मैं बड़ा हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, यहाँ भी हम ख्याल कुछ जजेस बैठे हुए हैं, वो हर एक को अपने एंगल से देख रहे हैं, कुछ चीजों को बहुत तेजी से होना चाहिए, उनकी कस्टोडियन ऑफ जस्टिस बैठे हुए हैं, तो नाउमीदी तो नहीं है। लेकिन इस मामले में अब मंतकी अंजाम तक जहां अपने तौर के ऊपर बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के तौर पर भी
और इजाफती इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन भी फाइल की जाएगी। अच्छा अदर सिद्दीक साहब, जो बानी पीटीआई के ऊपर केसेस हैं, सज़ाएँ हैं, उनमें भी आप जो है वो मुख्तलिफ केसेस में पेश हो रहे हैं, डू यू सी एनी यानी होप एट द एंड ऑफ द टनल? देखिए मैं एक बात बताऊं, बात सिर्फ इतनी है कि जो प्रोजेक्ट उनका था, जो करता धरता था ये सारे काम के हवाले से, और जिस तरह जोड़ के रखा हुआ था फेविकॉल ने, वो प्रोजेक्ट तो उनका कंप्लीट हो गया हुआ है। कंप्लीट से मुराद है इमरान खान को अंदर रखना था ताकि इलेक्शन कराए जाए, पार्टी को तोड़ना था, पार्टी से इलेक्शन सिंबल लेना था, वो सारे काम तो प्रोसेस अब कर रहे हैं। अब अभी फिलहाल कहने को तो आ गई है जमहूरी हुकूमत, लेकिन जमहूरी हुकूमत हमें नहीं नजर आ रही। मेरिट के ऊपर देखें, आज FIA तकनीकी वजूहात के पीछे पड़ गया कि जनाब अपील काबिल समाअत नहीं है। और उसके बाद बाकी जो तोशाखाना वाला जो केस है उसके अंदर भी इमरान खान साहब की बरीयत है, इसमें भी बरीयत है। और तीसरा जो केस है इद्दत वाले केस के अंदर आज खबर मानेगा खुद पेश हो गए थे, दिनों का पता है अपील फाइल हुई है, मुझे वकील करना है, वकील करने का बहाना लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन केसेस के अंदर कुछ नहीं है। मैं बड़ी ईद से, छोटी ईद से कबल इमरान खान को बाहर देख रहा हूँ और ये केसेस में बाइज्जत बरी होंगे। एक और जो कि इन तीनों केसेस के साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी जुड़ी हुई है। नैब वाले में 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, बाकी में 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, वो भी साथ जुड़ी हुई है। तो उसको मैं अपना खत्म होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि जो पहला तोशाखाना वाला केस है उसमें सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है, कन्विक्शन अपनी जगह मौजूद है। तो वो भी गुजारिश की जाएगी अदालतों से कि वो उस केस को भी लगा ले, उसको भी सुन के देख ले, उसमें भी कुछ नहीं है। मेरिट पे अगर मुझसे पूछते हैं काजी साहब, इससे बड़े बॉडे तरह के केसेस बन नहीं सकते थे। यानी जो आदमी करप्शन के अगेंस्ट जहाद करता रहा और 1 रुपए की करप्शन भी नहीं है किसी में। 190 मिलियन पाउंड का जो नया चल रहा है तोशाखाना के अंदर, हर चीज डिक्लेयर की है। बाकी जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं सारा आपके सामने है, कुछ कर लिया नैब ने उसके अंदर। इद्दत निकाह का अगर केस देखे 14.5 साल की हिस्ट्री में इस तरह का केस को बॉन्डा बन सका। और वो बात जो एक्सपोज किया कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया साइफर साजिश के जरिए, जब वो एक्सपोज की तो उसके अगेंस्ट क्या कुछ कर दिया गया। तो मैं आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को इन केस से बाइज्जत होता देख रहा हूँ। अच्छा अदर सिद्दीक साहब, एक दो और बड़े अहम हैं। एक तो सदर अलवी साहब तो अभी हमारे शो में थे, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, वो बता रहे हैं वो तो शायद वतन अजीज से रुखसत हो चुके हैं। आर्टिकल 6 मजाक बन गया है। अली गंडापुर साहब कहते हैं जो KPK के CM हैं जनाब के, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पर लगाया जाए या किसी फलां, इधर जो कहते हैं जी अलवी साहब पर भी लगाया जाए। तो ये तो बड़ी एक सीरियस क्लाज है विच शुड बी इन्वोक्ड इन वेरी सीरियस सर्कमस्टेंसेस। आप क्या कहेंगे? कैसा, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेसिकली आर्टिकल 6 लगता है जब आइन में एब्रोगेट किया जाए, आइन के साथ छिड़ा जाए, आइन में तब्दीली की जाए, तो असूली तौर के ऊपर तो वो लगता है। और डॉक्टर आरिफ अलवी में मैं चैलेंज करता हूँ, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें आर्टिकल 6 के हवाले से, इवन आइन तोड़ने के हवाले से, एक जब हलफ ना लेने के हवाले से मामला हुआ था, जब हमजा का कहा गया था, एक हाईकोर्ट के एक जज साहब ने फैसला दिया था 72 घंटों में, एक ने 48 घंटों में, एक ने 24 घंटों में, और अल्टीमेटली कहा था स्पीकर से किए जाकर, और वहां कहा गया था आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है। वो वाला केस हम जीत चुके हुए हैं। उसके अलावा आर्टिकल 4 और 5 के बाकी तो कोई वायलेशन ना, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा काम किया है। आइन ने खुद कहा है ना, यानी अगर एक कानून आ गया है, कानून पास होने के बाद अगर उसमें कुछ थोड़ा सा सुकुम रह गया, गलती है, तो आइन ने कहा है कि आर्टिकल 45 के अंदर कि वो फलां दिनों के अंदर वो इतराज़ा लगाकर भेज देंगे। उसके बाद पार्लियामेंट फिर देखेगी, मुश्तरका इजलास में देखेगी, और जब वो देखेगी वो फाइनल होगा। ये तो आइन कहता है ना। तो इसलिए जहां तक इलेक्शन कमीशन का है उसमें तो उन्होंने आइन तोड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। तो आपको याद होगा 2021 में जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से जब लोटे अपना हुए थे, लोग डिफेक्शन किया था, तो हमारे भी खवातीन कहीं ऐसी थी वो डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई हो गई। अब डिस्क्वालिफिकेशन में जब डिस्क्वालीफाई होंगे तो लिस्टों के मुताबिक उनके नाम ऑटोमेटिकली आने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी बजाय दूसरे लोगों के नाम जारी कर दिया लिस्ट के, जनाब उसका है। वो हमने चैलेंज किया तो लाहौर हाईकोर्ट ने उस वक्त कहा था कि ये काम जो है ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। फिर इस तरह कई फैसले मौजूद है। अब इसमें क्या किया है, इलेक्शन सिंपल लेने के बाद पार्टी को डिसबैंड कर दिया।
डिसबैंड करने के बाद आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ा क्लियर है। वो कहता है प्रोपोर्शनेट, तनासब के हिसाब से, यानी आपका हिस्सा आपको तनासब के हिसाब से मिलना है। वो तनासब से देने की बजाय उन्होंने एक नया अनोखा काम कर दिया। उन्होंने कहा ये दूसरी जमातों को दे रहे। उनमें से एक मेंबर ने डाइसेंट किया। उन्होंने कहा जब तक तरमीम नहीं होती आप ये कर नहीं सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने जरूर तोड़ा है, पर आर्टिकल 6 वहां भी नहीं लगेगा। आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन या आर्टिकल 6, 8, आर्टिकल 8 का आपका जो एक्शन है वो वाइड होगा। मैं कहता तो मैं भी कई दफा कह देता हूँ कि आर्टिकल 6 के हवाले से कार्रवाई बढ़ेगी, लेकिन इतना आसान काम नहीं है कि आर्टिकल 6 मुंह उठाए तो लगा दे। अच्छा, ये बताएं कि 4 हल्के बड़े, आपको पता अब ये तो मुहावरा बन गया हमारे यहाँ, 4 हल्के हम 18 में भी 13 में भी खोल रहे थे, और अब फिर अब PTI कह रही है जी 4 हल्के खोलें, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का भी हल्का है और उनकी फैमिली के जो मरीम साहिबा के हल्के के। ये वाकई क्या इज देयर एनी प्लानिंग और कोई सोच है इस सिलसिले में PTI की जो टॉप लीडरशिप है? देखिए, एक तो पता है कि आपको हमारी 2/3 अक्सरियत थी। फार्म 45 की जो गेम पड़ी है वो सारा हर एक को पता है कि अब तो ओवर राइटिंग भी आ गई, फार्म तब्दील होना भी आ गया। अब इस पे बड़ा आसान हल दे दिया ना कि आप छोड़ें उन बातों को, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फार्म पर 4 हल्के, जो ऑन चौधरी का हल्का है लाहौर का, नवाज शरीफ का हल्का है, ठीक है जी, और इस्लामाबाद का हल्का खास तौर पर कहा है कि उसमें से कोई भी एक हल्का आप उठा ले और उसमें से उठाकर आप आ जाए और देख ले, क्या पता चल जाएगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है काजी साहब। आप सिंपल सी बात है, इन 4 हल्कों में इलेक्शन ही करवा लें, चले नहीं करवाना चाहते आप रेफरेंडम करा लें, कोई भी हल आप ले आए, आपके लिए कोई मुश्किल, यानी इसके लिए ये नहीं कि आप बैठ के फोरेंसिक कराएं या बाकी चीजें, आसान हल बताया नहीं। तो आप जो कटिंग है, जो 21 वोटों को 921 कर देना, या अपना दूसरे कैंडिडेट के 921 में से 9 काट के 21 रह देना, अब ये तो सारा कुछ सामने आ चुका हुआ है। और ये भी बताता चलूं, फार्म 45 के बारे में कहा है जालसाजी क्या हो ही नहीं सकती थी। इसलिए नहीं हो सकती थी कि फार्म 45 जो है वो टाइप हुआ है जी। सलीकदर साहब, इट इज़ वेरी मुश्किल है, इतनी वैल्यूएबल गुफ्तगू हम सुन रहे थे, मगर वक्त की दीवार आ जाती है सामने। बहुत शुक्रिया आज़र सिद्दीक साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमें एनलाइटन किया। नाज़रीन, ये था हमारा हफ्ते का पहला शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।